नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट, फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैंने नेटिविज़म और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ नेटिविज़म भाग 1 में मैंने नेटिविज़म के बारे में कुछ बातें कही है, नेटिव हिंदुत्व के बारे में कुछ बातें कही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि नेटिविज़म की ज़रूरत खासकर वो इसलिए महसूस होने लगी कि इस देश में आज़ादी के बाद में धीरे धीरे जो समाज कल्याण था उसको दरकिनार किया गया। समाज कल्याण के सारे जो प्रोग्राम हैं उसको एक एक करके बंद किए गए, और यही नहीं तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकशाही है, उसके ऊपर में किसी न किसी प्रकार आघात किया गया, आघात होना शुरू कर दिया गया, आघात करना, जिसके कारण लोकशाही कमज़ोर हो सके। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस जो अकेली सत्ता में थी 30-40 साल, उसके बाद में कांग्रेस ये ब्राह्मणों की ही संगठन है, भले ही हम उसे पंडितवादी कांग्रेस कहते हैं। तो पंडितवादी कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादातर पंडित लोग या ब्राह्मण लोग ही लोकसभा और विधानसभा के जो है एमएलए खासदार बनते थे। कांग्रेस उनको ही अपनी टिकट देती थी, ज़्यादातर वही लोग जो है एमएलए, एमपी और उसके बाद में गवर्नर और जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और विभिन्न जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है उसके जो वरिष्ठ पदों पे ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। या यूँ कहिए कि ब्राह्मणों ने करीब करीब पूरी सत्ता आज़ादी के 30-40 साल भी अपने पास बनाए रखी थी। और कांग्रेस, पंडितवादी कांग्रेस, ये जो है इसके लिए हम इसको जिम्मेदार मानते हैं। फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ये सोचा और पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ये सोचा कि कांग्रेस तो हमेशा सत्ता में नहीं रह सकती है, लोकशाही में कम से कम दिखावे के लिए भी क्यों न हो तो विरोधी पक्ष को जो है आगे लाना पड़ता है, करना पड़ता है, इस प्रकार का बनाना पड़ता है कि एक विरोधी पक्ष का भी निर्माण करना पड़ता है। इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने सन 1925 में ही आरएसएस बना के कर दी थी, और जिसमें हम ये भी जानते हैं कि आरएसएस के साथ में कांग्रेस के मधुर संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि गांधी जी की हत्या में अब जो है वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, पर उसको अगर दोबारा खोला गया तो कांग्रेस के ऊपर में भी कुछ जो है छींटे पड़ सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी, जो ब्राह्मण है यहाँ के, या पंडितवादी कांग्रेस और आरएसएस की सोच अलग अलग नहीं है। केवल दिखावा इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि उनको एक अपोजिशन पार्टी बनानी थी, ब्राह्मणों को ही अपोजिशन पार्टी बनानी थी। इसलिए आरएसएस के माध्यम से समाज को इकट्ठा कर उन्होंने जो है एक प्योरली ब्राह्मणवादी, उग्रवादी, उसे हम कहेंगे उग्र ब्राह्मणवादी जो है पार्टी बनाने की कोशिश की, जिसका नाम पहले जनसंघ रखा गया। और उसके बाद में जब देखा गया कि जनसंघ के नाम से आगे बढ़ ही नहीं रहा काम, तो फिर उसको जो है जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में जो अन्य गैर ब्राह्मण लोग थे उनके साथ में जुड़कर वो जनता दल में शामिल हो गए, जनता पार्टी में शामिल हो गए। और वहाँ मोरारजी देसाई, जगजीवन राम वगैरह के साथ में उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ शामिल होके उन्होंने वो जनता पार्टी का शासन बनाया। उसमें जगजीवन राम को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया, और फिर आगे जब बात आई
उस जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, तो उसके उसका उसको बाजू में रखकर जो है चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो चरण सिंह भी हमारे कोई दुश्मन तो नहीं है, वो भी नेटिव है, नए गैर ब्राह्मीण है, और इसलिए हमें खुशी हुई, कोई बात नहीं, अच्छी बात थी। तो ठीक उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में जनता जो पार्टी में ये इशू निर्माण हो गया कि क्या जो जनता पार्टी में जो सदस्य है वो कांग्रेस जो आरएसएस के सभासद हो सकते हैं, ये मुद्दा उठाया गया। अब ये मुद्दा उठाने वाले लोग भी वही ब्राह्मणी थे। उन्होंने ये मुद्दा उठा के ये कहा कि हाँ हम रह सकते हैं, और फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं रह सकते हैं, आपको जनता पार्टी में सभासद रहना पड़ेगा, आरएसएस का आप सभासद नहीं हो सकते। जबकि आरएसएस के कहने से ही जनसंघ वो जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तो ये बात तो जनता पार्टी के सभी जो है लोग जानते थे, जो कांग्रेस के उस समय बताया गया कि कांग्रेस के इंदिरा गांधी के विरोधी है। तो इस प्रकार का बताने के बाद में हुआ ये कि जनसंघ ने अपना जो है बेस 2-3 साल में अच्छा मजबूत कर लिया। जनता पार्टी में अपना बेस मजबूत करने के बाद में कुछ गैर ब्राह्मण लोग भी अपने साथ में मिला के उसने जो है अपना हर स्टेट में अपना बेस मजबूत किया, और साथ साथ दो जो खासदार है वो बढ़ते बढ़ते जो है बाद में उनकी संख्या बढ़ने लगी। पहले ब्राह्मण जनसंघ में केवल 2 खासदार थे, अब 2 खासदार से उनकी संख्या बढ़ने लगी, और यहाँ तक बढ़ गई कि फिर जो है वो सत्ता में भी आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार सत्ता में आ गए, उनको 1 वोट से गिरा दिया गया, और बाद में जो है वो बहुमत से भी सत्ता में आ गए। सत्ता पे आने के बाद में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या काम किया? सत्ता में आने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम किया है तो उसने जो है आम कर्मचारी की जो पेंशन होती थी, गवर्नमेंट पेंशन, जो जो सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी, वो बंद कर दी, और ऐसी एक स्कीम लेके आए कि जिससे उसको 1,500 रुपया पेंशन मिले। और वो पेंशन इतनी कम कर दी गई एम्प्लॉइज़ की, इसलिए वो कम कर दी गई कि ताकि उनका शोषण किया जा सके। ज़्यादातर एम्प्लॉय कौन थे? एम्प्लॉय उस समय में कांग्रेस के 30-40 वर्षों में धीरे धीरे गैर ब्राह्मण एम्प्लॉय, पढ़े लिखे गैर ब्राह्मण तरुण उसमें सरकारी नौकरी में आना शुरू हो गया था। अब उन्होंने देखा कि ये सरकारी नौकर जो है सरकार में आ रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और साथ साथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उनकी बोलती अगर बंद करना है तो इनकी पेंशन बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्कीम लाया कि जिससे जो मिलने वाली पेंशन थी वो बंद होके अभी एक नई पेंशन स्कीम उसने लाया, और जिसमें कहा कि भाई आपको 500, 1000, 1500, 2000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। और उसी समय में जो एमएलए है, एमपी है, उनको पेंशन दी गई। उनके लिए प्राविधान किया गया कि उनको पेंशन मिलेगी हर 5 साल के चाहे 1 दिन का 2 दिन का भी वो उसमें एमएलए एमपी रहा हो, उसको पेंशन मिलेगी, और वो पूरे लाइफ के लिए मिलेगी। इस प्रकार का पहली बार हुआ कि जो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी है, उनकी पेंशन बंद करके जो चमचागिरी करने वाले एमएलए है, एमपी है, उनके लिए पेंशन का प्राविधान किया गया। अब ये तो एक ठीक है, ये एक बात होगी। फिर दूसरी बात क्या होगी? एक आंदोलन उस समय में अति तीव्र किया गया, जिसका नेतृत्व गुजरात के मोदी ने किया और अडवाणी ने किया। और अडवाणी और मोदी ने जो वहाँ ये यात्रा निकाली, जो राम मंदिर बनना चाहिए इसलिए। और वो यात्रा निकालने के बाद में गुजरात वो अपना अटल बिहारी वाजपेयी वो जब सरकार में विपक्ष में भी थे, उस समय में जो लोग वापस आ रहे थे अयोध्या से, वो उन लोगों पे गोधरा में कुछ ऐसा कांड कराया गया कि वो रेल के कोच में जलकर मर गए। 2 कोच जो है रेल के कोच को आग लगा दी गई। आग किसने लगाई? बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि आग लगाने वाले भी वही लोग थे जो वहाँ जो अपना राम मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे।
इसलिए यह आग लगाई गई कि गुजरात से जो कार सेवक गए थे वो आदिवासी समाज के थे, वो पिछड़े वर्ग से थे, और वो उनको जो है इनके जीवन का कोई मोल नहीं था। आरएसएस को इनके जो गैर ब्राह्मण लोगों का कोई मोल नहीं था। और दोनों जो डिब्बे हैं उसमें ज़्यादातर अगर उनके नाम पता चल सकता है तो आप पता कर लीजिए कि क्या वो कहीं उस दो डब्बे में जो जल के मरे हैं उसमें कोई ब्राह्मण था? एक भी ब्राह्मण का नाम आपको नहीं नज़र आएगा। तो जो मरे हैं वो गैर ब्राह्मण मरे, और गैर ब्राह्मण का ही आहुति देके, बलि देके ब्राह्मण जो है राजनीति हमेशा आगे बढ़ती रही है। फिर जब ये कांड हुआ उसके बाद में फिर वो जो राम के नाम से वोट मांगे गए, और वोट मांगने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए, दोबारा सत्ता में आए, और उन्होंने ये जो है राज भी किया, काफ़ी दिन तक राज किया, पूरी टर्म उन्होंने अपना राज किया। उस समय में क्या हुआ? उस समय में धीरे धीरे जितने भी सामाजिक जो समाज कल्याण के उपक्रम थे उसको वो धीरे धीरे कम कर दिए, बंद कर दिए गए या कम कर दिए गए। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब विद्यार्थियों की जो फीस थी, मिलने वाली स्कॉलरशिप थी, उस पर उन्होंने आघात करना शुरू कर दिया। एससी एसटी का जो कोटा भरना चाहिए था नौकरी में, उसको उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। अब एससी एसटी और ओबीसी पे बहुत सारे अन्याय होते रहे, पर कोई सूद लेने वाला नहीं था, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी अब जो है आरक्षण के कोटे में आ गए थे। और आरक्षण में कोटे में आने के कारण मंडल कमीशन बनने के बाद में ये एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिशत बढ़ गया था। लोग जानने लगे थे कि जो ब्राह्मणवादी कांग्रेस है, पंडितवादी कांग्रेस है, वो भी उनके खिलाफ है, और जो ब्राह्मणवादी बीजेपी है वो भी खिलाफ है। और इस स्थिति के होने के कारण वो उनको लगा कि चाहे ये जो है पत्थर से अच्छा है कि ईंट ठीक है, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस का दामन थामने के बाद में क्या हुआ? कांग्रेस का दामन थामने के बाद में राजीव गांधी सत्ता में आए। राजीव गांधी सत्ता में आने के बाद में उन्होंने जो जो धोरण शुरू किया वो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये और उदारीकरण, जैसे ग्लोबलाइजेशन उसको कहते, ये जागतिकीकरण और उदारीकरण, इस प्रकार का जो खासगीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण, ये जो है नया जो अपना उन्होंने एक त्रिसूत्री कार्यक्रम लाया। अब ये त्रिसूत्री कार्यक्रम लाने के बाद में उन्होंने केवल शुरुआत कर दी, और शुरुआत ये की कि वो सबसे पहले जो है जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है उसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत कर दी। ठीक है, कुछ प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो है लोग उसमें घुस गए, और घुसने वाले भी ब्राह्मण ही थे, पंडित ही थे ज़्यादातर। वो जो है उन्होंने ही अपनी कंपनियां बना ली थी, वो इसमें घुस गए। क्या हुआ? बीएसएनएल जैसी कंपनियां धीरे धीरे जो है अपना कमज़ोर होने लगी। बीएसएनएल कमज़ोर होने लगी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी वो कमज़ोर होने लगी, और टेलीप्रिंटर कंपनी जो है बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर कंपनी वो जो है कमज़ोर होने लगी, और तार घर का काम कम होने लगा। इस प्रकार का सारा जो है वो जो ये काफ़ी रोज़गार देने वाली सरकारी कंपनियां थी वो कमज़ोर होने लगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जब अपना राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद में जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी। मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के पहले जो है राव की सरकार बनी, कांग्रेस मतलब पंडितवादी कांग्रेस की सरकार बनी, नरसिंह राव की सरकार बनी। और नरसिंह राव के सरकार में जो है वो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिराया गया। अब ये ढांचा गिरने के बाद में क्या हो गया? ढांचा एक तरफ तो गिराने के बाद में एक बहुत बड़ा आघात तो लोकशाही पर हो गया है।
जो है जिसे हम सेकुलर कहते हैं, सर्वधर्म समभाव, उस पर आघात हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे आघात हो गया। ये सब आघात होते हुए भी जो है कोई खास ऐसा है जिन्होंने गिरा उन पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर ये हुआ कि नरसिम्हा राव ने जो है गवर्नर, अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, उनको बुला के ये जो उदारीकरण और निजीकरण, इस नीति को और आगे बढ़ाया। इतना आगे बढ़ाया कि कोयले की खदानें हैं सरकारी, जो है वो जो सरकार पहले उनको चलाती थी, उसका भी निजीकरण किया गया, उसको बेचना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार से बेचू जो है आंदोलन पहले कांग्रेस ने शुरू किया, और उसके बाद में जो है नरसिम्हा राव के बाद में जो सरकार बनी, नरसिम्हा राव के बाद में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और मोदी की सरकार बनी, उन्होंने इसको बहुत तीव्र गति से इसको अंजाम दिया, खाऊजा धोरण को तीव्र गति से अंजाम दिया। और अब तो मोदी ने ज़्यादातर जितनी जो जहाँ जहाँ नौकरी देने वाले सेक्टर थे, सरकारी सेक्टर में जो नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले उद्योग थे, उसको, सरकारी उद्योग को बेचना शुरू कर दिया। फिर वो एयर इंडिया हो या फिर रेलवे हो, ये बहुत बड़ा, रेलवे तो बहुत बड़ा पोस्ट है। इस प्रकार सब जगह खाजगीकरण शुरू कर दिए गए। और ये खाजगीकरण होने के बाद में उनका मोर्चा जो है, अगर कहीं किसी और क्षेत्र में गया तो वो है कृषि क्षेत्र में। वो कृषि क्षेत्र में ये उसको है बेचना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र को बेचकर मतलब जो कृषि क्षेत्र में किसान है, वो किसान की खेती जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हज़ार 5,000 20,000 एकड़ की खेती करने वाले कारपोरेट क्षेत्र में देना चाहते हो। कारपोरेट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के पास में वो हस्तांतरित किस प्रकार से हो, इसकी ऐसी सोच रखते हैं। जहां हम एक तरफ में सरकार का धोरण देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी न्याय के प्रति उदासीन हो गए। हमको ये दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के प्रति उदासीन होना शुरू हो गया, वो या उसको करना शुरू कर दिया गया। और फिर हम सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ देखते हैं वो ये कि उस समय में टीएन शेषन ने जो राजकीय पक्ष है उनके आंदोलन को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की। टीएन शेषन ने क्या किया है? टीएन शेषन ने जो है इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद की। वो कैसे मदद की है मैं बताना चाहता हूँ कि टीएन शेषन ने सबसे पहले कहा कि मैं बीजेपी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, कमल को मैं बैन कर दूंगा। और ये स्टेटमेंट देने के बाद में वो सारा भारत का मीडिया जो है उस स्टेटमेंट को उन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर में और टीवी के माध्यम से जो है इतनी प्रसिद्धि दी गई उसको कि कमल जो है भाजपा का चिन्ह है, कमल जो है भाजपा का चिन्ह है, कमल जो है भाजपा का चिन्ह है। इस प्रकार का पूरा भारत में जो कमल को कोई जानता नहीं था, उसको टीएन शेषन ने इतनी प्रसिद्धि दी कि कमल को मैं बयान कर दूंगा। ये कहने के बाद में 2-4 दिन के बाद में उसने कह दिया कि मैं कमल को तो बैन नहीं कर सकते। तो ये नीति होती है, आपको किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसके विरोध में बोलिए, और विरोध में बोलने के बाद में उसको प्रसिद्धि दीजिए, और उसके बाद में आप कहिए कि वो तो ठीक है। इस प्रकार की नीति टीएन शेषन ने शुरू कर तो उस समय में की थी, जिसलिए मैं टीएन शेषन को बीजेपी का एक समर्थक मानता हूँ, छुपा हुआ समर्थक मानता हूँ। और दूसरा फिर क्या किया है कि जो गरीब पक्ष के लोग थे, पार्टियां बनाते थे, सामान्य लोग अब जो है राजनीति में आना शुरू कर दिया था, पार्टियां बननी शुरू हो गई थी, उनको रोकने के लिए, उनका प्रचार महंगा करने के लिए उसने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि वो जो पार्टियां है, गरीब पार्टियां है, वो दीवार के पर अपना पोस्टर नहीं लगाएंगे, चिपकाएंगे नहीं। रास्ते के साइड में जो दीवार होती है उस पर वो अपना पोस्टर नहीं लगाएंगे, किसी के घर पे अपना पोस्टर नहीं लगाएंगे, किसी के जो है आप छापेंगे तो कितनी प्रतियां छापी है आपको बताना पड़ेगा।
आपको इस प्रकार का एक 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 करके जो है उन्होंने अपने टीएन शेषन ने पॉलिटिकल पार्टी, गैर ब्राह्मणों की जो छोटी छोटी पार्टियां उभर के आ रही थी इतने बड़े देश में, उसको उसने इस प्रकार का ये कर मतलब उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। अब जो नई पार्टी है उसके पास में वैसे भी फंड नहीं होता है, वो दीवार पे लिखता है, दीवार पे अपने पोस्टर चिपकाता है। इनको इसमें क्या दिक्कत थी भाई? जब ब्रिटिश शासन को कोई दिक्कत नहीं थी, ब्रिटिश शासन के समय में दीवालों पे सफ़ेद चूना लगा के उसके ऊपर गेरुओं से अपनी जो मीटिंग और जो दुनिया भर की जो है पॉलिटिकल पार्टी अपनी जाहिरात करती थी। कांग्रेस ने भी किया है, कई साल किया है, आज़ादी मिलने तक यही काम तो वो करते रहे, कांग्रेस करते रहे। फिर कांग्रेस वाले इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करने लगे कि भाई अब जो है दीवारें ख़राब न की जाए। क्यों? दीवारें ख़राब होती है क्या? पेपर लगाने से दीवारें खराब थोड़ी होती है। पर वो चाहते थे कि आज छोटी छोटी पार्टियां जो है दीवारों पे मत ना लिखे, ताकि जनता को मालूम न पड़े। जनता छोटी छोटी पार्टी से की बात जो है वो, अगर कोई आपको लगाना है, मीटिंग लगाना है, आप नोटिस लगाते हैं वहाँ या लिखते हैं कुछ दीवार पे, तो मालूम पड़ जाता है, लोगों को मालूम पड़ जाता था, गांव के लोगों को वो मालूम पड़ना बंद हो गया। या तो आप पेपर में दीजिए जाहिरात, और एक पेपर में जाहिरात देने के लिए ये काम तो चलेगा नहीं, आपको 10 पेपर में 5 पेपर में जाहिरात देनी पड़ेगी, और एक एक जाहिरात की कीमत होगी 50-50 हज़ार रुपये, ये 1-1 लाख रुपया। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का, जो है छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का जाहिरात दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो प्रचार कैसे करेगी वो, जनता तक कैसे पहुंचेगी? तो उसका आवाज़ दबा दिया गया, और ये काम टीएन शेषन ने किया। टीएन शेषन तो अपने आप करेगा नहीं, टीएन शेषन को वहीं जो है उसका आका जो है, जो जिन आका है वो टीएन शेषन भी ब्राह्मण था, तो उसके तार तो जुड़े हुए थे, उसकी सेंडी और जनेऊ वो भी जुड़ा हुआ था आरएसएस के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में। वो वहाँ से उसको निर्देश मिलता था, वैसे वो काम करता था। और इस प्रकार से जो लोकशाही को कमज़ोर करने की प्रक्रिया टीएन शेषन के ज़माने से शुरू हो गई थी। खाजगीकरण राव के ज़माने से शुरू हो गया था, कुदारीकरण, जागतीकरण राव के ज़माने से उसको ज़्यादा गति मिलना शुरू हो गया था। अब राव के ज़माने से उदारीकरण, खाजगीकरण और विश्व जो है जागतिकरण शुरू होने के बाद में, और इधर लोकशाही कमज़ोर जब होने लगी, तो उसी समय में जो कुछ ऐसे घटनाएं की गई कि जिससे मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो गिर जाए। सरकार गिर गई मतलब जो है बाद में चुन के नहीं आए, दोबारा जो चुन के नहीं आए, तो वो सरकार नहीं आई, और इस जो सरकार आई वो बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी वालों ने तो उस समय तक बहुत सारी जो गैर ब्राह्मण पार्टियां उसके साथ में अपना समझौता कर लिया। उनकी ये हमेशा चाल रही है कि जो है गैर ब्राह्मण पार्टियों के साथ में समझौता करो, उनके कार्यकर्ता को और जो है कार्यकर्ता को तोड़ो, उनको उनकी जो है क्या क्या वीकनेस है वो समझ लो, उनकी ताकत क्या है वो समझ लो, उनकी चालें क्या है वो उसको पता करो, अपना छुपा के रखो। ये अपना छुपा के रखो, और आपकी जो है आपकी सारी जानकारी ले लो। इस प्रकार का ये करने के बाद में उन्होंने जो है गैर ब्राह्मण जो कार्यकर्ता है उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और ब्लैकमेलिंग शुरू करने के बाद में नतीजा ये हुआ कि जो भी बीजेपी में गए वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो दूसरे ही दिन जो है उनकी जो है पोल खोल दी जाएगी। ब्लैकमेलिंग करना इसको ही कहते हैं। जैसे आपने देखा धनंजय मुंडे का केस देखा, जहाँ वो जब तक वो जो है अपना बीजेपी में था तो कुछ नहीं था, अच्छा था। जैसे वो बीजेपी के बाहर हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गया, तो उसकी जो है सारी जो जीवन है, खाजगी जीवन, उसको इन्होंने अपना जो है ये करना शुरू कर दिया, मैं पब्लिक को बताना शुरू कर दिया। अब जो है इस प्रकार का तो यही लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, नेटिव लोग नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो ही गंदी सोच है, वो इस प्रकार के ही काम करते हैं। तो ब्राह्मण जो कांग्रेस ने ब्राह्मण पक्ष बनाया, पंडितवादी पक्ष बनाया, तो बीजेपी जो है ब्राह्मणवादी पक्ष बन गया। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब सरकार कांग्रेस की बने और कांग्रेस खाऊजा का धोरण अगर वो लागू करता है, किसानों के खिलाफ में कोई बिल पास करा लेता है, मजदूर के खिलाफ में कुछ बिल पास करा लेता है, तो फिर उसको बदला न जाए
और जो है जो विपक्ष है वो मजबूत होने के बाद में अगर विपक्ष भी सरकार में आता है तो गलत जो नीतियाँ कांग्रेस ने ली है आम जनता के खिलाफ जो नीतियाँ और कार्यक्रम किए हैं वो कार्यक्रम वैसे की वैसे बने रहे। तो विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकशाही में, विपक्ष की और बहुत बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष आपको बनाना पड़ता है। विपक्ष तो जब नहीं बनाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। विपक्ष तो आपको चाहिए, नहीं तो एक ही दिन में जो है आपने निर्णय लिया वो विपक्ष जो आएगा आपकी नीति के अनुकूल नहीं है तो बदल देगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि गैर ब्राह्मण कोई विपक्ष न बने, ब्राह्मण विपक्ष रहे और पंडितवादी सत्ता में रहे। आज पंडितवादी सत्ता में रहे, कल का बीजेपी विपक्ष में रहे और विपक्ष में बीजेपी है, आज सत्ता में आए तो कांग्रेस जो है पंडितवादी कांग्रेस विपक्ष में रहे। वो नहीं चाहते कि गैर ब्राह्मीण फुलेवादी आम्बेडकरवादी इस प्रकार का या नेटिविज्म को मानने वाले लोग हैं वो अपना इसमें आए, किसमें विपक्ष में आए। विपक्ष में जो दूसरी और विचार सरणी है कम्युनिज्म, उसमें भी ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिए। आपने देखा डांगे कम्युनिस्ट पार्टी में थे। आपने देखा केरला में जो नमूद्रिपाद है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वो भी ब्राह्मण था। जनेऊ उन्होंने किसी ने नहीं तोड़ा, जनेऊ हमेशा पहनते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे या समाजवादी पार्टी में रहे, वो जनेऊ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार के समाजवादी पार्टी में आप देखते हैं उसमें जोशी है और लिमये है, इस प्रकार के लोग समाजवादी पार्टी में। तो ब्राह्मण चाहे आप जो है आप केवल कार्यकर्ता रह सकते, गैर ब्राह्मण कार्यकर्ता रह सकते। शीर्षस्थ नेता जो होंगे या पक्ष का जिस पे कंट्रोल होगा वो ब्राह्मण ही होगा, ये उनकी नीति है। तो जब भी विपक्ष बनेगा ब्राह्मण नेता के साथ में ही विपक्ष बनेगा। जब भी विपक्ष सत्ता में आएगा तो ब्राह्मण पंत प्रधान ही होगा। ये इस प्रकार की उनकी ये जो है ये नीति रही है। तो ये उनका जो सोच है उस सोच को हम पहचान गए थे। नेटिविज्म ने इसको पहचाना। तो सबसे पहले नेटिविज्म ने पहचानने के बाद में जब ये समाज कल्याण का इन्होंने धोरण त्याग दिया, लोकशाही को मारक जो है इस प्रकार के निर्णय किए जाने लगे और जो खाऊजा धोरण करने के बाद में इस देश के आम आदमी को गुलाम कैसा बनाया जाए इसके जो है ये नीति बनाई जाने लगी। तो इसको हमने बहुत ही गहराई से इसको सोचा और तब 1980 जो है 9 में हमने मूल भारतीय विचार मंच की स्थापना की। मूल भारतीय विचार मंच की स्थापना करने के बाद में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जो है निर्णय किया और जिसका नाम हमने रखा नेटिव पीपल्स पार्टी। नेटिव पीपल्स पार्टी की स्थापना 1990 में की गई और उसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के पास में 91 में जनवरी में किया गया। वो रजिस्टर्ड पार्टी बनी तो उसके बाद में हमने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और अपना नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व जो है उसके वो हमने समाज में बताने की कोशिश की, वोटर को बताने की कोशिश की। अब नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व ये ऐसा अस्त्र है कि जिससे हम नेटिव लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जागरूक भी होने लगे। नेटिव पीपल्स पार्टी का एक आमदार भी चुन के आया महाराष्ट्र के विधानसभा में और लोगों का धीरे धीरे उसको सपोर्ट भी मिलने लगा, क्योंकि नेटिविज्म में हम चाहते थे कि नेटिव गैर ब्राह्मण, ये नेटिव है वो सत्ता में आए। फिर गैर ब्राह्मण कौन कौन है? गैर ब्राह्मण तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है और इसके अलावा जिसे जो क्षत्रिय कहते हैं वो भी नेटिव है और जिसे जो बनिया कहते हैं वो भी नेटिव है। फिर विदेशी कौन है? विदेशी केवल 3% ब्राह्मण विदेशी है। ये हमने विचार समाज में देना जब शुरू कर दिया तो लोगों का जो है इस पे हमें नेटिव पीपल्स पार्टी पे विश्वास बढ़ने लगा। नेटिव पीपल्स पार्टी की बात धीरे धीरे समाज को ठीक लगने लगी और ये एक उभरता जो है विपक्ष बनने लगा।
हम उस समय में कुछ ऐसी पार्टी, एक गैर ब्राह्मण पार्टी थी जो आगे बढ़ रही थी, जिसमें हम मुलायम सिंह की पार्टी को भी कह सकते हैं, मायावती जो उस समय कांशीराम जी थे उनकी पार्टी को भी कह सकते हैं कि वो पार्टी भी जो है, या उस समय में और भी पार्टी थी लालू प्रसाद यादव की, ये पार्टियाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इधर में शरद पवार जी की पार्टी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर शिवसेना जो है गैर ब्राह्मण पार्टी होने के बाद में भी वो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वो तिलक को अपना ये जो है तिलक को मानते थे, इसलिए तिलक को मानने वाली पार्टी को भी हम जो है गैर ब्राह्मणवादी पार्टी नहीं कह सकते हैं, जबकि वो बाद में अपना उसके विचार में काफ़ी परिवर्तन आया है। फिर तो हमको चाहिए था कि राष्ट्र में एक ऐसी पार्टी बने कि जो है विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, और सत्ता में कोई ऐसी पार्टी जाए गैर ब्राह्मणों की कि जो हमसे आगे पहले बनी है वो सत्ता में जाए। हमने उस समय में कहा था कि कांशीराम जी की बीएसपी जो पार्टी है वो सत्ता में जाती है तो हमें खुशी होगी, सत्ता में जाती है और दिल्ली की सत्ता उसके पास में हाथ में आ जाती है तो खुशी होगी। तो खुशी तो हमको हुई, उस समय में भी हम खुश हुए, आज भी हम खुश है कि सत्ता में जो भी जो है गैर ब्राह्मण पार्टी जाएगी वो हमको इसमें दुख होने की कोई बात ही नहीं है। तो हमारा नेटिव मूवमेंट जो है, नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से जो बना नेटिविज्म को मानने वाली पार्टी, नेटिव पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सोच रही है कि जो बीएसपी आगे जाना चाहती है उसको आगे जाने दीजिए, सत्ता में आने दीजिए। जो मुलायम सिंह की पार्टी है यूपी में आगे जाना चाहती है, आगे जाने दीजिए, सत्ता में आने दीजिए। जो बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी है उसको आगे आने दीजिए, सत्ता में आने दीजिए। हम धीरे धीरे जाएंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सत्ता में बैठे हुए 30-40 सालों से कांग्रेस बैठी हुई है और जो बीजेपी बैठी हुई, वो दोनों को हटाना है। तो हम जाके तो तुरंत हटा नहीं सकते, जो हटा सकते उनको आगे करो, तो उनको जाने दो। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, कांशीराम जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14-15% से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जो पॉलिटिकल काम किया था, उसको कांशीराम जी ने बहुजन समाज जो 85% वर्सेस विरुद्ध 15% इस प्रकार का नारा देके आगे काम करना शुरू कर दिया था। फिर हमने देखा वहाँ धीरे धीरे जो बीएसपी है और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी जो बाद में बनी, उनके मरणोत्तर बाबा साहब के मरणोत्तर पार्टी बनी, वो पार्टी अब जो है अपना रुख बदलकर, अपनी नीति बदलकर वो भी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लेने लगी, और उसका जो है सोच जो है अब जो है ब्राह्मणों को खिलाफ नहीं रह गया। अब विदेशी ब्राह्मण को विदेशी नहीं मानते, वो चाहते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो हृदय परिवर्तन की बात तो हमने कभी की ही नहीं नेटिविज्म में। हम तो सीधे सीधे विदेशी ब्राह्मण को 3% विदेशी ब्राह्मणों को देश के दुश्मन मानते रहे हैं। तो हम तो परिवर्तन की बात जो करते हैं वो मूलभूत परिवर्तन की बात कहते हैं। हम कहते हैं नेटिव की सत्ता है, और नेटिव जो है हिंदू धर्म, जो गैर ब्राह्मण हिंदू धर्म है, उसका पुनरुत्थान होके जो है ब्राह्मण जो है धर्म जो है विश्व से ही समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि विश्व में जहाँ जहाँ ब्राह्मण जाएंगे, हमने पहले भी कहा है कि जहाँ ब्राह्मण जाएंगे वहाँ जात, अस्पृश्यता, वर्ण आदि लेके जाएंगे। वो जनेऊ, होम हवन लेने के बाद में क्या होता है, जनेऊ का मतलब ही होता है अस्पृश्यता, दूसरे को अस्पृश्य मानना, इसको जनेऊ कहते हैं। तो हमने देखा कि जो हम सोचते थे कि बीएसपी एक सत्ता में पक्ष बन के उभरेगा, आएगा और हम विपक्ष में धीरे धीरे आगे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सका। जहाँ बीएसपी जो है पता नहीं क्या करने जा रही, मैं नहीं जानता है, वो तो बहन मायावती ही जाने कि उसकी नीति क्या है, हम उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। और रिपब्लिकन पार्टी के जो बहुत सारे धड़े हैं, ये गुट है, उस पर भी मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा। तो मैं अपनी बात करूँगा। मेरी बात क्या है कि हम विपक्ष में आना चाहते हैं, और विपक्ष में आने के बाद में सत्ता में भी आना चाहते हैं, ताकि जो
नेटिव पीपुल, जो नेटिव लोगों ने जो भी निर्णय किए नेटिव लोगों के लिए, वो विपक्ष, कोई दूसरा विपक्ष आके उसको बदल न कर दे, चेंज न कर दे, उसको ख़त्म न कर दे। विपक्ष की भूमिका इतनी बड़ी होती है, क्योंकि लोकशाही में तो जिसके पास में बहुमत होता है वो अपने निर्णय कर लेता है। वो कोई भी निर्णय ले सकता है, पुराने कानून को रद्द कर सकता है। तो अगर वो बहुजन या नेटिव लोगों के हित में अगर कोई निर्णय लिए गए हैं तो उसको जो निरस्त न किए जाए, इसलिए विपक्ष भी बहुत नेटिववादी ही होना चाहिए और सत्ता में बैठा हुआ पक्ष भी नेटिववादी होना चाहिए। नेटिववादी मतलब मूल भारतीयवादी होना चाहिए, नेटिविज्म को मानने वाले लोग होने चाहिए। पर दुर्भाग्य से वैसा नहीं है। आज मुझे एक भी पार्टी ऐसी दिखाई नहीं देती है कि जो नेटिविज्म को सही मायने में मानती है। केवल एक ही पक्ष है, वो है नेटिव पीपल्स पार्टी। और नेटिव पीपल्स पार्टी की ये जो सोच है, ये कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को पता चल गई थी। पता चलने के बाद में मोदी ने सबसे पहले क्या किया, सत्ता में आने के बाद में 2014 में सत्ता में आने के बाद में उसने जो हमारी पार्टी को डी लिस्ट कर दिया। किसके माध्यम से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारी पार्टी को डी लिस्ट कर दिया। डी लिस्ट करने का मतलब है कि हम इस पार्टी के नाम से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जो हमारा कार्यकर्ता है जब चुनाव नहीं लड़ सकता है, कारण क्या दिया? 250 पार्टी उस समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डी लिस्ट कर दिया। आज भी आप उसके जो है वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हमारा नेटिव पीपल्स पार्टी का नाम भी उसमें दिखाई देगा, जबकि हमारे पार्टी का एक आमदार भी रहा है। तो जिस पार्टी का एक आमदार चुन के गया है, उस पार्टी को आप डी लिस्ट कैसे कर सकते हो? क्यों करते हो? क्या रीज़न है? रीज़न उन्होंने ऐसे रीज़न दिया कि किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है। अरे भाई, एड्रेस नहीं दिया तो आपका लेटर हमारे पास में कैसे आ गया? एड्रेस नहीं दिया, फिर मेरे को हमको नोटिस कैसे आ गया कि आपको जवाब देना है करके, हैं? ये देना है, वो देना है। आपके कई लेटर हमारे पास में है, हमारे एड्रेस, पार्टी के एड्रेस पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो है हमारी पार्टी का एड्रेस ठीक नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पार्टी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है? हमने तो इनकम टैक्स को अपना रिकॉर्ड भी दिया है और उसमें हमारा लेखा जोखा भी दिया है और आपको उसकी प्रति भी भेजी है। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे पार्टी को डी लिस्ट कर दिया। इसलिए डी लिस्ट की गई कि नेटिव पीपल्स पार्टी का नाम ही बहुत ख़तरनाक है उनके लिए। नेटिव पीपल्स पार्टी का मतलब नेटिव जहाँ आया वहाँ उनको खतरा लगने लगता है। नेटिव अगर हम हैं तो विदेशी कौन है? ये सीधा सीधा सवाल है और ये इस सवाल से हर कोई डर गया है। वो तो मोदी ने 250 पार्टियों को डिलिस्ट करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन को बाध्य कर दिया। वो डिलिस्ट हो गई। हम भी चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि मैं फिर कोर्ट में जाके कोर्ट और कानूनी कार्रवाई करके अपील करूं, कोर्ट में जाऊं और बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। हम करेंगे, अभी हमको कोई जल्दी नहीं है, वो धीरे धीरे करेंगे, धीरे, अभी कोई जल्दी नहीं। नेटिव पीपल्स पार्टी डिलिस्टेड पार्टी है और वो रिकॉर्ड पे है, तो वो रहेगी कुछ समय के लिए, हम रखेंगे उसको, डिलिस्ट ही रखेंगे। तो नेटिव पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, दोनों जो है पंडितवादी है, ब्राह्मणवादी है। सत्ता में वो भी पंडितवादी होता है या ब्राह्मणवादी होता है, और विपक्ष में भी पंडितवादी होता है या ब्राह्मणवादी होता है। चाहे फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो विचार अलग अलग बताते हैं, पर वो अलग अलग विचार नहीं, उनका एक ही विचार है, वो जो वैदिक धर्म को मजबूती देना और यहाँ जो है नेटिव लोगों को, गैर ब्राह्मण लोगों के ऊपर में शासन करना, इतना ही उनका उद्देश्य रहा है। तो ये उद्देश्य साफ होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारे पार्टी को तो डी लिस्ट कर दिया है, तो हमने फिर ये सोचना शुरू कर दिया है कि ठीक है, आप हमारी पार्टी को डी लिस्ट किया है, जब हमको ज़रूरत होगी हम उसको डी लिस्ट से लिस्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे या कार्रवाई करेंगे।
तो उस समय तक हमने ये सोचा है कि हमको कहीं न कहीं एक ऐसी जगह हमको ये है सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए। और जो है जो तो हमने नेटिव रूल माध्यम से विदर्भ ये जो छोटा एरिया लेके हमने विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का निर्माण किया। बुद्धिस्ट पार्टी ही क्यों? बुद्धिस्ट पार्टी इसलिए कि वहाँ बुद्धिस्ट ज़्यादा है और बुद्धिस्ट जो है नेटिव भी है, दूसरे भी नेटिव है, तो हम उनका साथ लेंगे। उनके साथ में हम क्या करेंगे? हम उनके साथ में युति करेंगे। हम उनके साथ में युति करेंगे। जो अगर कोई मुस्लिम पार्टी वहाँ आती है हमको हमारे साथ में, तो हम उसके साथ में युति करेंगे। क्रिश्चियन पार्टी कोई है तो हम उसके साथ में युति करेंगे। कोई हिंदू पार्टी है जो गैर ब्राह्मण हिंदू पार्टी है और वहाँ आती है हमारे साथ में युति करना चाहती है, तो हम उसके साथ में युति करेंगे। और सबसे पहले हम चुनाव वहाँ केवल ग्राम पंचायत, जिला परिषद और जो है इस प्रकार स्थानीय नगर पालिका, महानगर पालिका, इसका ही चुनाव हम कुछ साल लड़ेंगे। वहाँ हम लड़ने के बाद में कुछ समय के बाद में हम नेटिव पीपल्स पार्टी को फिर जो है जिंदा करेंगे। अभी तो मरी नहीं है पार्टी, तो डीलिस्ट है, कानूनी रूप से वो डीलिस्ट है। तो उसको तो जब कानून का हम लड़ाई शुरू करेंगे तो जिंदा कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाएगा वो। फिर हमने अगर नेटिविज्म का जो है झंडा बुलंद करना है तो हमको एक स्वतंत्र बुद्धिस्ट राष्ट्र का भी निर्माण करना पड़ेगा, स्वतंत्र सार्वभौम बुद्धिस्ट राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। और इसलिए हमने जो है स्वतंत्र सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र राजधानी कपिलवस्तु, इसका जो है संकल्प हमने किया है। ये दो चीज़ हमने किया है। और नेटिव पीपल्स पार्टी आपकी ये अब जो है थोड़ी देर के लिए सोई हुई पार्टी है। तो नेटिविज्म जो हम की बात कर रहे हैं, इससे पंडितवादी कांग्रेस, ब्राह्मणवादी बीजेपी, ब्राह्मणवादी समाजवादी पार्टियाँ, ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट पार्टियाँ, ये सब इसमें जो है वो डरने लगी है। नेटिविज्म क्या कहता है? नेटिविज्म ये कहता है कि केवल 3% ब्राह्मण विदेशी है, एक वर्ण सवर्ण। ब्राह्मण क्या है? एक वर्ण सवर्ण है। क्षत्रिय सवर्ण नहीं है, वैश्य सवर्ण नहीं है। एक वर्ण सवर्ण का मतलब है केवल ब्राह्मण ही एक वर्ण है। एक वर्ण से दो वर्ण नहीं हो सकते हैं। एक वर्ण से क्षत्रिय भी उसमें नहीं आ सकते, एक वर्ण में वैश्य नहीं आ सकते, फिर वो 3 वर्ण हो जाएंगे। और 3 वर्ण तो वो कहते ही है, वो कहते हैं हमारा ब्राह्मण एक वर्ण है, वो कहते हैं क्षत्रिय एक वर्ण है, वो कहते हैं वैश्य एक वर्ण है, वो कहते हैं